Hello guys, this is the second part of the video. In the first video we did DC analysis, now we are coming to AC analysis. तो ये सर्किट था आपके पास. अब हम इसकी AC एनालिसिस करने वाले हैं. AC एनालिसिस में हमें दो चीज़ें याद रखनी हैं. पहली ये कि जितनी भी DC सोर्सेज हैं हम उन्हें ग्राउंड कर देंगे और जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे. सही है. तो तमाम DC सोर्सेज को हम ग्राउंड करते हैं और तमाम कैपेसिटर्स को हम शॉर्ट करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं हमारा सर्किट कैसा नज़र आता है. तो कुछ ये सर्किट अब हमारा नज़र आएगा. सही है. तमाम कैपेसिटर्स शॉर्ट हो गए. तमाम जो DC सोर्सेज थी वो ग्राउंड हो चुकी हैं इस तरीके से. अच्छा, अब मैं क्या नोट कर रहा हूँ कि दीज टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल विद ईच अदर, कि बोथ एंड्स कनेक्टेड हैं. एक तरफ से यहाँ से और दूसरी तरफ से दोनों ग्राउंडेड हैं. तो इनको सिंपली मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो इनको मैंने पैरेलल में ऐड करके और एक वैल्यू रख दी है 3.19 के ओम्स. और बाकी ये दो आपके जो रजिस्टर्स थे वो भी इन पैरेलल में थे तो उनको मैंने ऐड कर दिया. अभी ऐड नहीं किया एक्चुअली, सिर्फ यहाँ पे शो किया. अच्छा जी, अब हमें देखना ये है कि जब भी हम AC एनालिसिस करते हैं तो हमें अपने सर्किट को दो मॉडल में से किसी एक मॉडल से रिप्लेस करना होता है. दो मॉडल कौन से होते हैं? एक होता है आपका T मॉडल, एक होता है पाई मॉडल. यहाँ पे मैं अपने सर्किट को T मॉडल से रिप्लेस कर रहा हूँ. आप यहाँ पे पाई मॉडल से भी रिप्लेस कर सकते हैं. वजह क्या है? बेसिकली इमीटर पे हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस 150 ओम्स की मौजूद है. तो T मॉडल में भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जो कि इमीटर एंड पे होती है. और सर्किट की सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने इसको T मॉडल इस्तेमाल किया है ताकि दोनों जो रेजिस्टेंस है, एक तो सर्किट की अपनी और एक T मॉडल की RV रेजिस्टेंस, वो सीरीज़ में आ जाए. T मॉडल बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है. ये अल्फ़ा टाइम्स I ही है, अल्फ़ा पैरामीटर और R या की इमीटर रेजिस्टेंस. अब मैं इस T मॉडल को इस BJT की जगह रिप्लेस करने जा रहा हूँ. तो देखते हैं सर्किट पे हमारा कैसा दिखता है. तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा. सही. हम पुराने सर्किट को भी अपने पास रखते हैं. तो ये सर्किट था जो अब इस तरीके का हमें नज़र आ रहा है. दोनों आउटपुट रेजिस्टेंस को मैंने ऐड करके एक बना लिया जो कि 1.95 के बन गई है. मैंने इसको RC कह दिया. बाकी इमीटर पे ये रेजिस्टेंस जो है ये T मॉडल की अपनी है और 150 ओम जो सर्किट में हमें दी हुई थी. अब ये सिंपली ऐड हो रही है. हम यही आसानी चाहते थे ताकि सीरीज़ में आराम से ऐड हो जाएं, इसलिए हमने T मॉडल इस्तेमाल किया है. अच्छा, इनपुट वोल्टेज इस सिचुएशन में वहाँ वो वोल्टेज होगा जो कि आपके T मॉडल से पहले, मतलब BJT जो एक्चुअल है उससे पहले जो वोल्टेज हम डिवाइस को इनपुट दे रहे हैं बेस के थ्रू, वो हमारा इनपुट वोल्टेज है जो कि VI है. अक्रॉस 3.1 के ओम्स रजिस्टर के जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज होगा. तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं इनपुट रेजिस्टेंस कहता हूँ. बेसिकली ये वो रेजिस्टेंस है जो हमारे T मॉडल से पहले लगी हुई है. सही. तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हम बेसिकली डिसाइड करते हैं वो हम अपने T मॉडल या इसको कह लीजिए BJT के अराउंड जो चीज़ें होती हैं उनको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते हैं उनकी. तो RC यहाँ पर रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगी RC. इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास 3.19 के है. अच्छा, बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं? हम जब AC एनालिसिस करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं. हम निकालना चाह रहे हैं दो चीज़ें. एक आपके पास है वोल्टेज गेन और दूसरा आपके पास है ओवरऑल वोल्टेज गेन. जो वोल्टेज गेन है वो बेसिकली आपका रेशियो है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का. आउटपुट वोल्टेज जो कि RC के अक्रॉस है, इनपुट वोल्टेज जो कि मेरे पास 3.19 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है. जबकि जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो आपके पास V0 जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस पर है उसका रेशियो होता है V सिग्नल के साथ, जो कि बिल्कुल अब सबसे स्टार्टिंग में
जो इनपुट दे रहे हैं अपने सर्किट को। अच्छा, इसकी हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि आउटपुट वोल्टेज अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस मुझे दी हुई है, अगर मुझे करंट मालूम हो जाए तो मैं आराम से वोल्टेज निकाल सकता हूँ ओम्स लॉ के थ्रू, V टू IR से। तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं करंट देख रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि ये इसी रजिस्टर के थ्रू करंट जा रहा है, तो मेरे पास करंट की वैल्यू दी हुई है अल्फा टाइम्स IE, और रेजिस्टेंस मेरे पास RC है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वोल्टेज की पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, लेकिन करंट की डायरेक्शन मेरे पास रिवर्स है, तो इस वजह से साइन रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव साइन आएगी हमारे पास। ये बेसिकली मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है। इसके बाद जो है मैं वोल्टेज गेन के फॉर्मूले की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इनपुट वोल्टेज निकालना होगा। इनपुट वोल्टेज मैंने कहा जैसे कि ये है, तो मैं यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे भी यकीनन वही वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं VI निकालना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो IE और RE प्लस 150 ओम्स के बराबर है। सही, टोटल रेजिस्टेंस और करंट, क्योंकि इस एंड से हमारे पास IE जा रहा है, जो कि मैंने आपको टी मॉडल में दिखाया था शायद, ये रहा टी मॉडल, इसमें दिखाया था कि करंट अक्रॉस IE होता है। अब ये क्योंकि दो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है RE और 150 ओम, तो बेसिकली उनका सम ले लिया और करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनपुट वोल्टेज आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, वोल्टेज गेन अब मैं निकाल सकता हूँ। वो होता है आपके पास V0 अपॉन VI, तो मैंने V0 की वैल्यू माइनस अल्फा IE RC ले ली, और नीचे हमारे पास IE RE प्लस 150। IE से कैंसिल हो गया। अब सिंपल हमारे पास इसका सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन सिर्फ RE की हमारे पास वैल्यू नहीं पता। तो RE की वैल्यू टी मॉडल के साथ, जब हम टी मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें RE एक रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होती है, उसकी वैल्यू आपके पास कुछ ऐसे निकलती है। उसके लिए भी फॉर्मूला मौजूद है। RE जो होता है वो बराबर होता है आपके पास थर्मल वोल्टेज डिवाइड बाय IE। I यहाँ पे वो करंट है जो एमिटर के थ्रू फ्लो करेगा। इसकी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी जब हम इसकी DC एनालिसिस कर रहे थे, और वैल्यू हमारे पास IE की जो आई थी वो थी कुछ 1.43 मिली एम्पर्स। आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। IE की जो वैल्यू थी 1.43 मिली एम्प्स थी। थर्मल वोल्टेज हमारे पास प्री डिफाइंड है, वो हमेशा 25 मिली वोल्ट्स होता है। इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कुछ आएगी 17.48 ओम। अब वोल्टेज गेन हम निकाल लेते हैं। अच्छा, बीटा हमने 100 डिफाइन किया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यकीनन माइनस 0.99 होगी, 0.99 से होगी। RC हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 1.95 के है। इमिटर रेजिस्टेंस हमने 17.48 ओम निकाली है, और 150 ओम जो है सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस जो दी हुई थी। तो मैं कैलकुलेट करूँगा, मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा -11.526 वोल्ट्स। नेगेटिव साइन ये शो कर रही है कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। दिस शोज 180 डिग्री फेज शिफ्ट।
हमारे पास वोल्टेज गेन आ गया है। अब हम ओवरऑल वोल्टेज गेन की बात करते हैं। जब मैं ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालने लगूंगा तो मुझे पता है कि वो वी नॉट अपॉन वी सिग्नल के बराबर है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि इनपुट वोल्टेज जो सोर्स है उसके साथ एक सिग्नल रेजिस्टेंस लगी होती है आर सिग्नल करके, लेकिन इस सिचुएशन में कोई सिग्नल रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई आर सिग्नल करके कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें जो मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर है। तो मैं वी सिग्नल को वी आई के बराबर लिख सकता हूँ। ये ओरिजिनली इसका फॉर्मूला था, लेकिन अब क्या हो गया, वी आई हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि वी नॉट अपॉन वी आई, मैंने देखा ये एक्सप्रेशन जो है वो वोल्टेज गेन के बराबर है। तो यकीनन मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन के बराबर है, इसलिए आपका आंसर जो है ओवरऑल वोल्टेज गेन का भी -11.526 वोल्ट्स हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन आ गया जो कि 11.526 वोल्ट्स पर वोल्ट के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।